हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना उस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1793 में जो आपका आया था उस पर्टिकुलर एक्ट को, और सब कुछ हम लोग यहाँ पे इस एक्ट के रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे एक सिंगल वीडियो में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अलग से कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ यही वीडियो से आप ये कंप्लीट एक्ट आप यहाँ पे कवर कर लोगे। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको 3 एक्ट करा चुका हूँ, जहाँ पे हमने रेगुलेटिंग एक्ट, पिक्स एक्ट और आपका यहाँ पे अमेंडिंग एक्ट, जो कि यहाँ पे बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा, हमने वो भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक नहीं देख रखा है तो एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है यहाँ पे, जहाँ पे हमने हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स अभी आपके आए हैं उन सबको हम यहाँ पे जो कवर कर रहे हैं उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप जरूर देख लेना, उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लेना। आपके हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री आता है या फिर आप पॉलिटी में भी इसको काउंट कर सकते हो, कुछ लोग इसको पॉलिटी में भी काउंट करते हैं कुछ कुछ आपके एक्ट को, तो वो भी आप काउंट कर सकते हो। तो हर एक के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके एग्जाम्स में ये चीजें आती हैं। तो यहाँ पे अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप जरूर चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पे कमेंट में नहीं पूछ सकते हो डाउट, तो वहाँ पे आप वन ऑन वन में भी पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप यहाँ पे अपना कमेंट छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे, अगर आपका कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी आपका यहाँ पे सजेशन भी अगर है तो। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये एक्ट को शुरू कर लेते हैं, इस वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक्स को कवर कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो एक्ट है ये आपका आया है यहाँ पे 1793 में। अब आपके ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स है जहाँ पे आपको डायरेक्टली ईयर्स भी पूछ लिया जाता है। जैसे आपका कोई भी एसएससी का एग्जाम है, वहाँ पे आपको ईयर पूछ लेगा। पर वहीं पे अगर आप सीडीएस सीएपीएफ इन एग्जाम्स की बात करोगे तो वहाँ पे आपको और डिटेल में चीजें पता होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं कि आपके हर एक एग्जाम के लिए आप चीजें प्रिपेयर कर पाओ। चाहे आप एसएससी का दे रहे हो कोई एग्जाम, रेलवे का दे रहे हो, या फिर सीएपीएफ दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, एफकैट दे रहे हो, एनडीए दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप हर एक के लिए आप यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया यहाँ पे कि पहला ये ईयर कब यहाँ पे ये आया था। अब यहाँ पे इसको पास किया है यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये तो हमने यहाँ पे इतने टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं, तो ये तो आपको यहाँ पे पता ही होगा कि आपके जो एक्ट्स है बेसिकली आपके यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट वो पास करती है, और फिर वो आपके यहाँ पे लागू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, अब उसका याद रखना है कि ये आया क्यों है, रीजन क्या है इसका आने का। तो देखो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया पिछले कुछ एक्ट्स में, कि आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक तरीके की आपकी ट्रेडिंग कंपनी है ना। वो आपकी ऐसा कोई गवर्नमेंट वाली कंपनी नहीं है। तो इसलिए आपके यहाँ पे जो ट्रेडिंग कंपनी है उसके पास जो पावर है ट्रेड करने की, कमर्शियल अफेयर्स जो आप बोल रहे हो या फिर कमर्शियल एक्टिविटीज करने की, वो और भी ज्यादा कर पाए अगले कुछ सालों तक। इसलिए यहाँ पे जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे ये ग्रांट दिया है, यहाँ पे आप बोल लो ये परमिशन दिया है इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पे जो चार्टर होता है ना, चार्टर बेसिकली होता है एक डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप किसी को कोई प्रिविलेज देते हो। ठीक है, या तो आप किसी को कोई प्रिविलेज देते हो, या फिर आप किसी को यहाँ पे आप बोल सकते हो पावर देते हो। ठीक है, या तो आप यहाँ पे किसी को प्रिविलेज देते हो इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे चार्टर डॉक्यूमेंट से, या फिर आप किसी को यहाँ पे आप पावर देते हो, या फिर आप यहाँ पे राइट्स देते हो। ठीक है, जैसे इस केस में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो हम कौन से राइट्स की बात कर रहे हैं इस केस में, कमर्शियल एक्टिविटीज के राइट्स की, मतलब ट्रेडिंग करने की, बिजनेस करने की। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रिविलेज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना है और याद रखना है अच्छे से। तो यहाँ पे ये चार्टर क्या आपका एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल को या फिर किसी एक एंटिटी एंटिटी मतलब कंपनी को, जैसे इस केस में ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे राइट दे रही है बिजनेस करने के लिए। और हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो चार्टर एक्ट है ना, ये जब भी आएगा उसके अगले 20 साल के लिए ही, 20 साल तक के लिए ही लागू होगा। इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसकी जो ड्यूरेशन है वो 20 साल के लिए ही है। ठीक है, जब भी ये एक्ट आया है, तो जैसे 1793 में आया है, तो 1813 में आपका वापस से एक और चार्टर एक्ट आएगा। ठीक है, इसलिए आपने जब भी अगर पढ़ रखी है अभी तक हिस्ट्री या फिर आप बोल लो मॉडर्न हिस्ट्री, तो अगर आपने एक्ट कवर किए होंगे तो वहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि आप देखोगे कि चार्टर एक्ट आपके हर 20 साल के गैप में आपको देखने को मिले हैं। क्योंकि चार्टर एक्ट आपको एक तरीके से कंपनी जो है यहाँ पे आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको 20 साल के लिए एक्सटेंड कर देता है, उनके कमर्शियल एक्टिविटीज करने के लिए उनको अलाउ कर देता है, उनको यहाँ पे राइट्स यहाँ पे ग्रांट कर देता है। ठीक है, 20 साल के लिए। इसलिए आपको हर 20 साल में आपको नया चार्टर एक्ट देखने को मिला है। फिर इस पर्टिकुलर एक्ट को हम लोग यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 के नाम से भी जानते हैं। और हमेशा याद रखना कि जो भी आपके ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड एक्ट आए हैं, जैसे आपका पहले हमने पिट्स एक्ट भी जैसे हमने किया था, तो जैसे हम उसको पिट एक्ट 1784 के नाम से जानते हैं, पर साथ ही साथ क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आया था, तो हम उसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 के नाम से भी जानते हैं।
तो दोनों नाम आपको याद रखना है। इसी सेम तरीके से आपका रेगुलेटिंग एक्ट भी हो जाएगा 1773 वाला भी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझने हैं। फिर 6 पॉइंट आपको दे रखा है कि ये अप्लाई कहाँ होता है, तो ये हर एक ऐसी जगह पे अप्लाई होता है जो कि आपकी ब्रिटिश के अंडर आती है। ऐसी हर एक टेरिटरी जो ब्रिटिश के अंदर आती है और वो इंडिया में है, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। ऐसी हर एक टेरिटरी जो ब्रिटिशर्स ने कब्जा रखी है और वो इंडिया के अंदर आती है, ठीक है, तो उन सब टेरिटरीज में आपका यहाँ पे ये एक्ट लागू होगा आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ताकि वो ट्रेड कर पाए। और यही सेम चीज यहाँ पे क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है कि यहाँ पे वो एक तरीके से वाइड कर रहा है यहाँ पे स्कोप को ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो यहाँ पे हर एक आपकी टेरिटरी में अप्लाई कर दे रहा है, तो एक तरीके से यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका ज्यादा आप बोल सकते हैं यहाँ पे पावर रहेगी ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ट्रेडिंग के केस में तो अभी भी उसके पास मोनोपोली है, वो तो आगे जाके आपके चार्टर एक्ट में मतलब खत्म होगी। पर अभी के लिए तो उसके पास कमर्शियल राइट्स है, अच्छे खासे कमर्शियल राइट्स है, और कंप्लीट मोनोपोली है उसके यहाँ पे ट्रेडिंग करने में, ठीक है, बिजनेस करने के लिए। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा यहाँ पे कि ये आपका एक ऐसा एक्ट है जिसको फर्स्ट स्टेप बोला जाता है, कि यहाँ पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी को नेशनलाइजेशन कर रहा है, ठीक है। ये पहला एक्ट यहाँ पे माना गया है जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को नेशनलाइज किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा भी आपके बहुत सारे आपके चार्टर एक्ट आए हैं, इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये पहला है इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये पहला एक्ट है जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को नेशनलाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो जो अभी हमने यहाँ पे बेसिक्स हमने जो अभी तक डिस्कस किए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखते हैं। अब देखो इसके अलावा अभी हम यहाँ पे फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं आपके इस पर्टिकुलर एक्ट के। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे फीचर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो कंपनी है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अब बेसिकली यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के बेसिस पे चल रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे उसका कोई भी फंक्शन होगा अब ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिस्पॉन्ड करेगी, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वो एक तरीके से आप बोल लो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का वो उस तरीके से वो अब यहाँ पे फंक्शन करेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ अब यहाँ पे उसको ट्रेडिंग करने की यहाँ पे उसको पावर दी गई है, अगले 20 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया गया एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आपको यहाँ पे क्या रखना है कि गवर्नर जनरल को यहाँ पे ज्यादा पावर दी गई है। तो ये तो हमने अभी हमने जब अमेंडिंग एक्ट किया था तब भी हमने यहाँ पे देखा था, तो आप उसको इससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अमेंडिंग एक्ट के अंदर बेसिकली यहाँ पे इसके बारे में बात की गई कि जहाँ पे गवर्नर जनरल के पास एक ऐसी पावर आ जाती है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर आ जाती है, जहाँ पे जो उसका काउंसिल है उसके डिसीजन को वो यहाँ पे ओवरटर्न कर सकता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि अमेंडिंग एक्ट यहाँ पे बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, वो हमने एक्ट भी डिस्कस किया है, वो आपको जरूर देखनी है वीडियो, ठीक है। भले आप उसको 1.5x में देख लो, 2x में देख लो, वो छोटी ही वीडियो है, ज्यादा बड़ी वीडियोस वैसे भी यहाँ पे इनमें बनेंगी नहीं। तो 20 मिनट की आपकी वीडियो रहेगी या फिर कोई आपकी 15 मिनट की 10 मिनट की वीडियो रहेंगी, तो आप अपने स्पीड के अकॉर्डिंग आप वो वीडियोस देख सकते हो, पर आपको देखना जरूर है, कवर जरूर करना है, ठीक है, उनके नोट जरूर बनाने हैं। और पीडीएफ जो है वो आपको मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वो जरूर आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अगला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि गवर्नर जनरल हो गया, गवर्नर्स हो गए, या फिर कमांडर इन चीफ हो गया, ठीक है, उन सब को अब यहाँ पे रॉयल अप्रूवल चाहिए होगा यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि अब पहले हमने क्या देखा था कि एज सच सिलेक्शन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब सिलेक्शन के करने के लिए आपके किंग का अप्रूवल लेना एज सच यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। पर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आप चाहे आप गवर्नर जनरल की बात करो, गवर्नर की बात करो, कमांडर इन चीफ की बात करो, तो अब उनको यहाँ पे रॉयल अप्रूवल यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, अपॉइंटमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, अपॉइंटमेंट के टाइम पे। अब उसका अगला पॉइंट आपको यहाँ पे जैसे दे रखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे बेसिकली, तो अब वो यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे वो पे करेगी, ठीक है। क्या पे करेगी, हर साल यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख पाउंड्स वो यहाँ पे पे करेगी। अब जैसे आपको पता है कि जैसे आप अपना यहाँ पे कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आप इंडियन गवर्नमेंट आपको मतलब आप जब कोई भी इनकम कमाते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है ना। तो वो आपका कहाँ जाता है, वो इंडियन गवर्नमेंट के पास जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गई है अच्छे से एकदम। तो मतलब एकदम तो अच्छे से नहीं बोलूंगा, पर सबऑर्डिनेट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे जितना भी ट्रेडिंग करने के बाद जो भी उनके पास इनकम आएगी, क्योंकि कंप्लीट अभी भी ट्रेडिंग की मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही है, तो जो भी इनकम यहाँ पे इनके पास इसके थ्रू आएगी उसके ऊपर इनको यहाँ पे क्या देना है, अब यहाँ पे 5 लाख पाउंड, ठीक है। पाउंड की बात हो रही है यहाँ पे, रुपीज की बात नहीं हो रही है, याद रखना। पाउंड आपकी बड़ी करेंसी है एज कम्पेयर टू इंडियन रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लाख पाउंड यहाँ पे एनुअली ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़ेंगे, ये यहाँ पे बात करी गई है इस पर्टिकुलर एक्ट में, ठीक है, ये इसका एक फीचर है। फिर अगला यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिविजुअल्स यहाँ पे जो है,
ठीक है, या फिर आप बोलो जो कंपनी के पर्सनल्स हैं उनको अलाउ किया गया है कि वो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में अंडर कंपनी, यहाँ पे कंपनीज लाइसेंस। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो कंपनी है, कंपनी के जो भी पर्सनल्स हैं या फिर जो भी इंडिविजुअल्स हैं, वो यहाँ पे कंपनी के लाइसेंस पे इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि पहले यहाँ पे ऐसा जितना ज्यादा नहीं था, पर यहाँ पे अब एक तरीके से यहाँ पे एक ये फीचर बना दिया गया है, एक लागू कर दिया है ये, एक इसमें एक आप बोल सकते हो यहाँ पे कि एक एक्ट में यहाँ पे ये पॉइंट डाल दिया गया है। ठीक है, कि आप अब यहाँ पे ये अलाउ है, आप कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर चीज की वजह से हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग यहाँ पे कंट्री ट्रेड के नाम से भी जानते हैं या फिर प्रिविलेज के नाम से भी जानते हैं। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि चार्टर क्या है आपका। चार्टर एक तरीके का आपका डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपके यहाँ पे एक इंडिविजुअल को या फिर एक एंटिटी को, एंटिटी मतलब कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी, उसको यहाँ पे या तो राइट्स देगा कोई, या तो प्रिविलेज दे रहा होगा, या फिर आपके यहाँ पे पावर दे रहा होगा। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि यहाँ पे राइट्स तो मिल रहे हैं उनको, कमर्शियल राइट्स मिल रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, और यहाँ पे साथ साथ प्रिविलेज भी मिल रहा है। यहाँ पे उनके जो पर्सनल्स है, उस पर्टिकुलर कंपनी के जो पर्सनल है, वो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इंडिविजुअली इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग इसको प्रिविलेज के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे कंट्री ट्रेड के नाम से भी जान रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसका यहाँ पे प्राइम एग्जांपल है यहाँ पे कि इन्होंने ओपीएम को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था चाइना में। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना, इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, कि यहाँ पे ओपीएम कौन से एक्ट के थ्रू यहाँ पे चाइना में गया, तो वो आपका गया यहाँ पे चार्टर एक्ट 1793 के बाद। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो देखो यहाँ पे इसके फीचर्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब अगला फीचर हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि जो आपके सीनियर एम्प्लॉयज हैं कंपनी के, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी आपके सीनियर एम्प्लॉय हैं, वो आपके इंडिया को छोड़ नहीं सकते विदाउट परमिशन। ठीक है, उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी अगर उनको इंडिया को लीव करना है तो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर, अच्छा यहाँ पे एक और चीज याद रखना पहले, तो अच्छा पहले ये समझा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे वापस से समझ लो कि जो भी आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के सीनियर एम्प्लॉयज हैं, अगर वो यहाँ पे इंडिया को लीव करना चाह रहे हैं तो उनको यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। ठीक है, अगर वो मान लो कि परमिशन नहीं लेते हैं और वो यहाँ पे लीव कर जाते हैं, तो उसको यहाँ पे समझा जाएगा कि उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, इफ दे लेफ्ट। ठीक है, इफ दे लेफ्ट विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पे परमिशन वो नहीं लेते हैं और अगर वो इंडिया को छोड़ देते हैं, तो उस केस में यहाँ पे वो माना जाएगा कि उन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। फिर अगला पॉइंट है आपको यहाँ पे जो दिया गया है कि ही कुड एनी टाइम अपॉइंट। अब ही मतलब यहाँ पे क्या है, गवर्नर जनरल की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, गवर्नर जनरल की बात हो रही है। अब जैसे मान लो यहाँ पे कि गवर्नर जनरल बंगाल में नहीं है, क्योंकि गवर्नर जनरल क्या है आपका, बंगाल का है। आपका मद्रास और बॉम्बे के तो गवर्नर है ना, क्योंकि वो तभी तो वो सबॉर्डिनेट होंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि या तो आपको गवर्नर जनरल दे सकता है यहाँ पे ऑप्शंस में, क्वेश्चंस में, या फिर आपको मद्रास या फिर बॉम्बे या फिर मतलब प्रेसिडेंसी दे देगा, बंगाल प्रेसिडेंसी दे देगा। ऐसा कोई ऑप्शन दे सकता है कि जो आपकी बंगाल की प्रेसिडेंसी थी उसके पास ज्यादा पावर थी एज कम्पेयर टू बॉम्बे एंड मद्रास। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था आपका, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे या फिर गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास था। तो ये चीज भी आपको समझनी है, इनडायरेक्टली आपको डॉट्स कनेक्ट करने हैं खुद से भी। ठीक है, तो यहाँ पे ही मतलब यहाँ पे होगा गवर्नर जनरल। अगर मान लो आपका गवर्नर जनरल बंगाल में नहीं है, तो वो यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट को सिविलियन मेंबर्स में से, जो भी आपके काउंसिल के हैं उसके। ठीक है, तो जो भी उसके काउंसिल में सिविलियन मेंबर्स हैं, उनमें से किसी एक को भी वो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, एज अ वाइस प्रेसिडेंट वो यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है अगर वो यहाँ पे बंगाल में प्रेजेंट नहीं है उस टाइम के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अबॉलिशन की यहाँ पे बात करी गई है, यहाँ पे माल अदालत और साथ ही साथ रेवेन्यू कोर्ट्स। अब देखो ये जो है ना, ये बेसिकली आपका कॉर्नवेलिस जो था उसने यहाँ पे बनाए थे। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले वाले एक्ट में डिस्कस किया था कि जो आपका आया था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786, तो वो बेसिकली आपका एक्ट आया था कॉर्नवेलिस की वजह से, क्योंकि उसने जो दो डिमांड्स रखी थी उसको यहाँ पे फुलफिल किया था यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के एक्ट के बाद यहाँ पे कॉर्नवेलिस ने कुछ रिफॉर्म्स यहाँ पे लाए थे। उनमें से यहाँ पे ये दो रिफॉर्म्स थे जो आपको यहाँ पे याद रखते हैं। एक था आपका यहाँ पे माल अदालत और दूसरा था आपका यहाँ पे रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू कोर्ट्स और माल अदालत आपको यहाँ पे याद रखना है। इनके ऊपर अच्छे से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जब मैं आपको यहाँ पे गवर्नर्स वाला टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, तो हम लोग एक गवर्नर लेके जब सारे उसके रिलेटेड उसके टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हुई हैं उसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा। पर अभी के लिए आपको यहाँ पे याद रखना है
कि कॉर्नवेलिस के टाइम पे इसने यहाँ पे ये चीजें लाई थी, इसने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बनाए थे, इसने कलेक्टर यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स करे थे, जुडिशियल रिफॉर्म्स यहाँ पे लेके आया था जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, माल अदालत और रेवेन्यू कोर्ट्स वगैरह, ठीक है, रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ पे ये परमानेंट सेटलमेंट लेके आया था जिसको हम लोग अभी भी यहाँ पे जमींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए कॉर्नवेलिस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके ये दोनों चीजें हैं, ये इसको यहाँ पे अबॉलिश किया गया था इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है, यह हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब मैं आपको गवर्नर वाली चीजें कराऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ, वरना बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और आपके यहाँ पे हो सकता है कि आपको ज्यादा मतलब समझ में ना आए, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्रिस्प रखना चाह रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ एक्ट के रिस्पेक्ट में बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब के ऊपर हम जब गवर्नर्स वाली डिस्कशन करेंगे तो हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो मेंबर्स थे, ठीक है, यहाँ पे जो होम गवर्नमेंट के जो यहाँ पे मेंबर्स थे, तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि मेंबर्स ऑफ द होम गवर्नमेंट वर सपोज टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के मेंबर्स थे ना, उनको इंडियन रेवेन्यू मतलब जो इंडिया के थ्रू वो अर्न कर रहे थे ना चीजें, वो अपने सैलरीज जो है यहाँ पे वो इससे ले रहे थे, इंडिया के रेवेन्यू से ले रहे थे अपनी सैलरीज को, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये चला था कब तक, ये चला था आपका यहाँ पे 1919 तक, क्योंकि आपका 1990 में आपका एक और एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं। तो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो ये हम आगे जाके सब कुछ डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है, सीक्वेंस वाइज हम चल रहे हैं। तो अभी के लिए आपको याद रखना है कि ये इंडिया के रेवेन्यू से जो भी वो लोग कलेक्ट करते थे उसके थ्रू ही यहाँ पे वो अपनी सैलरीज लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे समझना है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या और समझना है कि यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो हमने डिस्कस किया था, जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू आया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके कॉम्पोजिशन में कुछ चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। हमने यहाँ पे वैसे पहले डिस्कस किया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आपके 6 मेंबर्स थे जब हमने पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम जब डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से 4 आपके प्रीवी मेंबर्स थे, है ना, ये हमने डिस्कस किया था। जो आपके बेसिकली प्राइवेट या फिर आप बोल सकते हो सीक्रेट ग्रुप है, उसमें से सिलेक्ट होकर आते थे 4, और 2 आपके मेन थे, ठीक है। तो ये सब अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वीडियो जाके जरूर देख लो, ठीक है। बार बार मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि एक दूसरे से अब यहाँ पे लिंक होंगे एक्ट्स, क्योंकि हर एक नया एक्ट आपके पुराने एक्ट के डिफेक्ट्स को कहीं ना कहीं वो ओवरकम कर रहा होगा, ठीक है। हर एक को तो नहीं करेगा, पर कुछ ना कुछ इफेक्ट यहाँ पे मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफेक्ट या फिर आप बोलो ड्रॉबैक्स को यहाँ पे वो ओवरकम कर रहा होगा। इसलिए आपको पिछले एक्ट के बारे में यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन में क्या चेंज हुआ वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉम्पोजिशन में क्या चेंज हुआ कि अब यहाँ पे प्रेसिडेंट आ गया, ठीक है, साथ ही साथ 2 जूनियर मेंबर्स आपके आ गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखने को मिला हमें यहाँ पे कि जो 2 अदर जूनियर मेंबर्स हैं, यहाँ पे बोला गया कि इनका जरूरी नहीं है कि ये प्रीवी काउंसिल से यहाँ पे मतलब प्रीवी काउंसिल के ये मेंबर हो। प्रीवी काउंसिल मतलब क्या हो गया, एक तरीके के प्राइवेट ग्रुप हो गया या फिर सीक्रेट ग्रुप हो गया जिसमें से मेंबर्स यहाँ पे आते थे। अब यहाँ पे यही बोला गया है कि यहाँ पे एक प्रेसिडेंट है, एक आपके यहाँ पे 2 जूनियर मेंबर्स हो गए, तो जरूरी नहीं है कि जो 2 जूनियर मेंबर्स हैं वो आपके सीक्रेट ग्रुप या फिर आप बोलो यहाँ पे प्रीवी काउंसिल्स के मेंबर हो, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे समझना है, इसमें हमें यहाँ पे कॉम्पोजिशन में चेंज देखने को मिला था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारे फीचर्स हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। नाउ गाइस अब हम यहाँ पे अपने ड्रॉबैक्स के बारे में यहाँ पे हम जान लेते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के। तो अभी तक हमने यहाँ पे अपने फीचर्स हो गए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह हो गए, सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बस अब आपका यहाँ पे इस एक्ट से रिलेटेड आपका ये लास्ट पॉइंट है, वो है यहाँ पे ड्रॉबैक्स क्या थे इस पर्टिकुलर आपके एक्ट के। अब देखो आपको यहाँ पे 4 ड्रॉबैक्स देखने को मिले थे। सबसे पहला ड्रॉबैक था इसका यहाँ पे कि इसने बहुत ज्यादा यहाँ पे फोकस कर लिया था यहाँ पे गवर्नर जनरल पे, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिला है। जैसे अगर हम चलते हैं वापस, तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये किसी भी टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता था, जो कि एक आपका सिविलियन मेंबर होगा काउंसिल का। साथ ही साथ यहाँ पे इसको और ज्यादा पावर दे दी गई थी यहाँ पे कि ये काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक तरीके से यहाँ पे ऑटोनॉमी आ गई उसके पास, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था गवर्नर जनरल के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक था, ठीक है, क्योंकि अब एक ही इंसान के पास अगर सब पावर आ जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि वो एक ऑटोनॉमी की तरफ यहाँ पे वो बढ़ता जाएगा, वो पर्टिकुलर आपकी रीजन जो है वहाँ पे। तो ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। फिर दूसरा आपका ड्रॉबैक था यहाँ पे कि जो सोवर्निटी थी वो बेसिकली ट्रांसफर हो गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और सोवर्निटी मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एक तरीके से कंट्रोल जो था, ठीक है। तो जो कंट्रोल था वो बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफर हो गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट पे। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर थर्ड आपको दे रखा है यहाँ पे कि अर्निंग जो थी यहाँ पे मेंबर्स की, कौन से मेंबर्स, आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स, ठीक है, जो हमने यहाँ पे शुरू के एक्ट्स भी हमने यहाँ पे पढ़े थे। जैसे आपका यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट था, फिर इसके अलावा आपका यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट था, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़े थे। उसमें हमने यहाँ पे ये इनके बारे में भी पढ़ा था, यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में भी। तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स थे, इस पर्टिकुलर एक्ट में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे
इनकी जो सैलरीज है वो पे करी जाती है इंडिया के थ्रू, जो यहाँ पे रेवेन्यूज ये जनरेट करते हैं उससे, ठीक है, ना कि ब्रिटिश जो आपका एक्सक्वेशन है, मतलब यहाँ पे एक्सक्वेशन मतलब एक तरीके से आप समझ लो जो ब्रिटिश की आपकी ट्रेजरी है, ठीक है, जो उनका यहाँ पे जो ट्रेजरी है यहाँ पे ब्रिटिश की, उनकी जगह पे वो बेसिकली यहाँ पे इंडिया के थ्रू जो ये लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसके थ्रू यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स की यहाँ पे पेमेंट या फिर आप बोलो सैलरी दी जाती थी। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक आप बोल सकते हो ड्रॉबैक था, क्योंकि वो अपने लिए ही अपना पेट भरने के लिए बस यहाँ पे वो लगे रहे थे, ना कि जो वहाँ पे लोकल लोग थे इंडियंस जो थे उनके बारे में वो सोचते थे। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर फोर्थ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलेगी। अब देखो हमने यहाँ पे इकोनॉमी में टर्म पढ़ रखी है मोनोपोली। मोनोपोली का होता है जहाँ पे आपकी एक जो आपकी कोई डोमेन है उसमें सिर्फ आपकी एक ही कंपनी हो, मतलब एक सेलर हो, और बहुत ही ज्यादा आपके यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ आपके यहाँ पे बायर्स हो। जैसे आपका प्राइम एग्जांपल है रेलवेज, है ना, इंडियन रेलवेज, जहाँ पे सिर्फ जो ट्रेन है वो सिर्फ आपकी इंडियन रेलवेज ही चलाती है। जापान जैसा नहीं है कि आपकी अलग अलग जो आपकी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज, वो यहाँ पे ट्रेन चला रही हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। तो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस क्या हो गई कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, वो दूसरों के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं सोच रहे, साथ ही साथ वो यहाँ पे फायदा भी उठा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक्सप्लॉइटेशन है ना, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है यहाँ की वो एक तरीके से फायदा उठा रहे हैं यहाँ पे इंडियन मार्केट का। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब कैसे फायदा उठा रहे हैं, जैसे आपको आपने यहाँ पे पढ़ रखा होगा कि जो आपके ब्रिटिशर्स थे ना, इन्होंने इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी जिनको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, तो वो भी हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, इसके ऊपर तो सीडीएस में यहाँ पे क्वेश्चन भी आ रखा है, अगर आपको यहाँ पे याद हो तो। ठीक है, सीडीएस ये पे सब में आ रखा है। तो आपका यहाँ पे पहला है आपका यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, फिर आपकी यहाँ पे दूसरी थी जो हम लोग बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक, और जो आपकी यहाँ पे थर्ड थी वो थी आपकी यहाँ पे शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग। अब देखो टेक्सटाइल में ना कहीं कहीं आपको दे सकता है कॉटन इंडस्ट्री, तो आपको पता होना चाहिए कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही पार्ट माना जाता है ना, कॉटन वगैरह। तो इसलिए आपको यहाँ पे कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री दे देगा, कहीं कॉटन इंडस्ट्री दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने ये तीनों आपकी जो इंडस्ट्रीज है इनको यहाँ पे इन्होंने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया था। जो बंगाल बहुत ज्यादा फेमस था अपने टेक्सटाइल में, वो बेसिकली इनकी वजह से यहाँ पे एकदम जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो एकदम ही यहाँ पे अबॉलिश एक तरीके से आप बोल सकते हो, या फिर बहुत ज्यादा लॉस फेस करने लग गई थी। तो क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई कर दिए थे, और जो वो अपना प्रोडक्ट बनाते थे यहाँ पे इंपोर्ट करते थे उसके प्राइसेस को इन्होंने बहुत ज्यादा कम कर दिया था। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर जो लोग थे यहाँ पे वो अपना सामान नहीं बेच पा रहे थे, और ना ही जो यहाँ पे लोकल लोग थे जो सामान खरीदने आते थे, जो कंज्यूमर्स थे, ना ही वो उतना महंगा सामान अफोर्ड कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनको यहाँ पे नुकसान हुआ, और ब्रिटिशर्स की जो यहाँ पे जो आप बोल सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे जो उनका एक्ट था, जो भी उनका सामान आता था, जो भी वो चाहते थे, वो उस पे कामयाब हुए थे। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसलिए यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन की यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चारों इसके यहाँ पे ड्रॉबैक्स थे। तो हमने यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस कर ली है, ड्रॉबैक्स डिस्कस कर लिए हमने, यहाँ पे फीचर्स हमने डिस्कस किए, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे जो फैक्ट्स थे वो भी हमने यहाँ पे इस एक्ट से रिलेटेड डिस्कस किए। ठीक है, तो इस पे अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर देना, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या आपको टेलीग्राम यहाँ पे जाओगे, टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और ये जो पीडीएफ है ये भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे जाके आप इसको जरूर आप यहाँ पे डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हो आके जाके, तो आप यहाँ पे थ्रू पीडीएफ भी यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो चीजों को। पर यहाँ पे मैं जरूर बोलूंगा कि पर आप यहाँ पे पहले नोट्स अपनी तरफ से जरूर बनाना, और डिटेल में आपको यहाँ पे मैं एक्ट्स करवा रहा हूँ, तो आपके लिए यहाँ पे इजी रहेगा यहाँ पे समझना भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहो, क्योंकि आपके यहाँ पे डिटेल में क्वेश्चन आजकल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, सजेशन होता है वो भी मेंशन कर देना। साथ ही साथ पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।